एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। इस समिट में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये नीति नए भारत के ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। देश में अनफिट वाहनों को एक वैज्ञानिक तरीके से हटाने में यह नीति बड़ी भूमिका निभाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से फायदा होगा। सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि पुरानी गाड़ी के मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट और फ्यूल में भी बचत होगी। तीसरा फायदा सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी ने बताया कि नई स्क्रैपिंग नीति कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी है। ये नीति शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। ये नीति मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। ये नीति देश में 10,000 करोड़ से अधिक का नया निवेश लेकर आएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। फेसबुक को भेजी गई चिट्ठी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर रेप पीड़ित बच्ची के परिवार की पहचान उजागर की है, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है। आयोग द्वारा फेसबुक को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पोस्ट से वह पोस्ट तुरंत हटाई जाए। इसके साथ ही राहुल गांधी के अकाउंट पर उचित कार्रवाई की जाए। इस बाबत में 3 दिनों के भीतर क्या कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग को दी जाए। इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ट्विटर को भी इस तरह की चिट्ठी भेज चुका है, जिसके बाद ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट से न सिर्फ सवालों के घेरे में आए हुए ट्वीट को हटाया, बल्कि इसके साथ ही राहुल गांधी के अकाउंट को भी लॉक कर दिया। राहुल गांधी का अकाउंट लॉक होने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट करने शुरू किए और उसके बाद उन नेताओं के अकाउंट को भी लॉक कर दिया गया। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और ट्विटर पर हमलावर है, लेकिन ट्विटर का कहना है कि उसने यह कार्रवाई इस वजह से की क्योंकि राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के ट्वीट उसकी पॉलिसी के खिलाफ हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने दिल्ली में कथित तौर पर रेप पीड़ित बच्ची के परिवार से मुलाकात के बाद उनकी पहचान अपने ट्वीट के जरिए सार्वजनिक करने का आरोप लगा था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आज आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक दल पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक उत्तर कश्मीर में एसबीआई मुख्य चौक सोपोर के पास सुरक्षा बलों के एक दल पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंक कर हमला किया। बता दें कि इससे पहले कुलगाम में आतंकियों ने गुरुवार को बीएसएफ के काफिले पर हमला किया था। इसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार भी गिराया था। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा है कि मारे गए आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान के उस्मान के रूप में हुई है, जो पिछले 6 महीने से सक्रिय एक खतरनाक आतंकवादी था। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि कुलगाम के मालपोरा मीर बाजार इलाके के पास श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकवादियों ने बीएसएफ के काफिले पर गोलीबारी की। पुलिस और सुरक्षा बलों के आरओपी ने जवाबी कार्रवाई की। प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस और सेना के जवान तुरंत वहां पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर दी। उन्होंने कहा कि दल ने सुनिश्चित किया कि आतंकवादियों को भागने का कोई मौका न दिया जाए। आतंकवादियों ने पास की एक विशाल इमारत में शरण ले रखी थी। छिपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त दल पर अंधाधुंध गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई की गई तो मुठभेड़ शुरू हो गई।
पंजाब के अमृतसर में मिले ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल गई है। आज सुबह अमृतसर के रणजीत एवेन्यू इलाके से ग्रेनेड मिला। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ग्रेनेड को अपने कब्जे में लिया। ग्रेनेड एक घर के बाहर कूड़े के ढेर में मिला। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तिरंगा फहराने के लिए अमृतसर आ रहे हैं और उससे ठीक पहले ग्रेनेड मिलने से सुरक्षा इंतजाम पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रेनेड बरामद होने के बाद उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। पंजाब में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। अमृतसर में स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ से 2 दिन पहले रणजीत एवेन्यू क्षेत्र में ग्रेनेड मिला। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते की मदद से बम को कब्जे में ले लिया है। साथ ही इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। अमृतसर के रणजीत एवेन्यू से बरामद ग्रेनेड को डिस्पोज कर दिया गया है। एसीपी ने बताया कि रणजीत एवेन्यू से बरामद ग्रेनेड को सुरक्षित स्थान पर खुले में डिस्पोज किया गया। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारी बम डिस्पोजल टीम दे सकती है। अमृतसर में 15 अगस्त को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आ रहे हैं। इसी के चलते पुलिस द्वारा शहर के सभी इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सफाई कर्मचारी को एक घर के बाहर सफाई करते समय बम जैसी कोई चीज दिखी थी। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया। अब पुलिस ने इलाके में जांच बढ़ा दी है। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते दिल्ली एनसीआर के कई रास्ते बंद हैं या डाइवर्ट किए गए हैं। इसके चलते दिल्ली के कई इलाकों समेत नोएडा, गाजियाबाद समेत कई क्षेत्रों में भारी जाम लगा। दिल्ली जाने वाले कई रास्ते बंद होने के चलते नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी जाम लग गया। डीसीपी ट्रैफिक और अन्य पुलिस अधिकारी रास्ता खुलवाने की कोशिश करते रहे। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम के चलते 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इससे बृहस्पतिवार रात 12 बजे से शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक कमर्शियल और भारी वाहनों का दिल्ली में प्रवेश बंद रहा। यूपी से दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों को बॉर्डर पर ही रोका जाएगा। वहीं 14 अगस्त की रात से अगले दिन कार्यक्रम समाप्ति तक यह डायवर्जन रहेगा। यही वजह रही कि दिल्ली से नोएडा जाने वाले रास्ते पर भारी जाम लगा रहा। वहीं 14 अगस्त की रात से 15 अगस्त की दोपहर कार्यक्रम समाप्त होने तक भारी वाहनों को यूपी बॉर्डर, महाराजपुर बॉर्डर, सीमापुरी बॉर्डर और लोनी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इससे वाहन चालकों को जाम से दिक्कत झेलनी पड़ती है। बॉर्डर पर यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे भारी वाहन दिल्ली की सीमा में प्रवेश न कर सके। स्वतंत्रता दिवस के चलते जिले भर में चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमाओं पर पुलिस चौकन्ना है। मॉल, होटल, ढाबों पर पुलिस चेकिंग कर रही है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए इस बार बरसात आफत बन गई है। सूबे के अब जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल के नालड़ा के सामने पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर चंद्रभागा नदी में गिर गया, जिससे नदी का बहाव रुक गया और क्षेत्र के कई गांवों को खतरा पैदा हो गया है। चंद्रभागा नदी का बहाव रुकने से जुंडा, तंडंग और जसरत गांव की सैकड़ों बीघा जमीन फसल के साथ जलमग्न हो गई है। जसरत और तंडंग गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागे। स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। जसरत गांव अभी भी खतरे की जद में है। जसरत पुल के एक छोर तक पानी पहुंच गया है। सुबह के समय पहाड़ी से भूस्खलन के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। पानी का बहाव रुकने के बाद जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, अगर यह पानी का रुकाव अचानक टूट गया तो लाहौल के कई गांवों के साथ लोगों को खतरा हो सकता है। इधर स्थिति को देखते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री शिमला में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और पुलिस अधीक्षक ने घाटी के सभी प्रधानों से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा। आपको बता दें कि किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 पर निगुलसेरी के पास भूस्खलन हो गया था, जिसमें अभी तक राहत बचाव कार्य चल रहा है। भयावह भूस्खलन के तीसरे दिन शुक्रवार को रेस्क्यू टीमों ने मलबे से 2 और लोगों के शवों को निकाला है। मरने वालों की संख्या 16 तक पहुंच गई है। गुरुवार को हादसे के करीब 20 घंटों बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम बस के कुछ टुकड़े और टायरों को भी खोज निकाला गया। हालांकि बस में सवार यात्रियों में से 14 अब भी लापता हैं। केंद्र सरकार ने देश में सभी एयरलाइंस को घरेलू उड़ानों की संख्या में 7.5% की बढ़ोतरी करने की इजाजत दे दी है। साथ ही एयरलाइंस कंपनियों को यात्री क्षमता बढ़ाने की भी अनुमति दे दी गई है। अब इन घरेलू उड़ानों में यात्रियों की संख्या कुल सीटों के 65% से बढ़कर 72.5% कर दी गई है।
आज से देश में हवाई यात्रा के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। घरेलू हवाई यात्रा आज से महंगी होने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रात हवाई किराए में 12.5% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज से लागू हो जाएगा। हवाई किराए के मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही वैल्यू पर यह बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि कोरोना महामारी और उसके चलते लगे लॉकडाउन की वजह से हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई थी, जिसके चलते एयरलाइन कंपनियों की कमाई पर भी असर पड़ा था। अब सरकार के इस कदम से इन एयरलाइन कंपनियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हुए हंगामे की जांच विशेष कमेटी करेगी। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर राज्यसभा की घटना की जांच के लिए कमेटी का ऐलान हो जाएगा। आधा दर्जन से लेकर 1 दर्जन सदस्य इस कमेटी का हिस्सा होंगे। इस मामले की जांच एथिक्स कमेटी के बजाय स्पेशल कमेटी से कराई जाएगी। वहीं मानसून सत्र में कुछ सांसदों के खराब व्यवहार को लेकर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुलाकात कर चिंता जताई है। उधर संसद में पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के बीच राज्यसभा सचिवालय ने 11 अगस्त को राज्यसभा के अंदर हुए हंगामे पर अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक हंगामे वाले दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ टीएमसी की सांसद डोला सेन ने बदसलूकी की थी। न सिर्फ उनको रास्ता रोका बल्कि पीयूष गोयल को धक्का भी मारा, जबकि सांसद फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा और एल मारन करीम पर मार्शलों के साथ मारपीट करने का आरोप है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 20 अगस्त को एक वर्चुअली बैठक की अध्यक्षता करने जा रही हैं। इसमें विपक्षी दलों और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के सीएम और डीएमके चीफ एमके स्टालिन के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन शामिल होंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ठाकरे वीडियो लिंक के जरिए बैठक में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना और राकंपा के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि वो नहीं जानते कि उनकी पार्टी को बैठक में बुलाया गया है या नहीं। यदि बुलाया गया है तो उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि इसमें पार्टी की तरफ से कोई शरीक होगा कि नहीं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सहयोगी मंत्री रहे ओपी राजभर इन दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ओपी राजभर सपा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सपा का राग अलापने पर ओपी राजभर को आड़े हाथों लिया है और ओपी राजभर को पॉलिटिकल डांसर तक कह दिया। उन्होंने कहा कि ये कब कहां नाचने लगे कोई नहीं जानता। अनिल राजभर ने कहा कि ओपी राजभर पॉलिटिकल डांसर है। मैंने दोहरा चरित्र तो सुना था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने तृतीय चरित्र को भी फेल कर दिया है। योगी के मंत्री इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि ये डांसर हैं, पता नहीं किस महफिल में कब नाचने लगे। बता दें कि ओपी राजभर इन दिनों अखिलेश यादव का गुणगान कर रहे हैं। चुनाव से पहले अखिलेश से उनकी नजदीकी साफ तौर पर सामने आने लगी है। ओपी राजभर ने बीते दिनों अखिलेश यादव की तारीफ कर सुझाव दिया था कि उन्हें छोटे दलों को जोड़ना चाहिए। राजभर के सुझाव पर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने भी राजभर को संघर्ष का नेता बताया, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई।
उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ आगामी 23 अगस्त से होने वाले विधानसभा सत्र की तैयारी भी समानांतर रूप से चल रही है। इस बार सदन के भीतर का नजारा बदला बदला सा होगा। नेता सदन के तौर पर नए मुख्यमंत्री होंगे तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में सरकार से टकराने के लिए इस बार प्रीतम सिंह होंगे। प्रजातंत्र के इस मंदिर में संसदीय कार्य मंत्री समेत 3 नए मंत्रियों को भी विपक्ष के सवालों से जूझना पड़ेगा। हमेशा बड़बोलेपन के चलते सुर्खियों में रहने वाले बंशीधर भगत के संसदीय कौशल की भी परीक्षा होगी। सब सवालों के सटीक जवाब उचित समय पर पहुंच जाएं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पिछले मार्च से अभी तक बीजेपी ने अपनी ही सरकार में 2 बार परिवर्तन किया। भारी विरोध के बाद मार्च महीने की 10 तारीख को त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन वो इतने कम समय मुख्यमंत्री रहे कि विधानसभा का सत्र बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसके बाद जुलाई महीने की 4 तारीख को किन्हीं कारणों से तीरथ सिंह रावत को हटाकर उनके स्थान पर दूसरी बार के युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। धामी अभी तक 5 साल विपक्ष में बैठकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहे और फिर पिछले 4.5 साल में सदन के भीतर वह सामान्य विधायक के तौर पर मुद्दे उठाते रहे हैं। लेकिन अब उन्हें नेता सदन के तौर पर इस सत्र को न केवल संचालित करना है बल्कि विपक्ष के सवालों की बौछार का संसदीय तरीके से जवाब भी देना है, क्योंकि अब सदन के भीतर वो कुछ भी कहेंगे वही सरकार की तरफ से आश्वासन होगा। इसलिए बहुत जल्दी उनके संसदीय कौशल की भी परीक्षा होने जा रही है। मंत्रीगण को साथ लेकर चलने की कसरत अलग से करनी होगी। हिमाचल प्रदेश में 10वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए 9 दिन पहले 2 अगस्त से खोले गए स्कूलों को कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 11 से 22 अगस्त तक फिर बंद कर दिया गया है। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए चलने वाली बसें भी अब 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही दौड़ेंगी। ये दोनों फैसले 13 अगस्त से लागू माने जाएंगे। विधानसभा सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए पूर्व में की गई व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। शिक्षकों का स्कूल में आना अनिवार्य रहेगा। शिक्षक स्कूलों से ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे। 16 अगस्त से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने को लेकर 2 से 3 दिन में फैसला लिया जाएगा। वहीं ITI और कोचिंग सेंटरों को लेकर बैठक में कोई भी बात नहीं हुई, लिहाजा ये पूर्व की तरह खुले रहेंगे। शिक्षा विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में अलग अलग आदेश जारी कर दिए हैं। साल 2021 में प्रस्तावित जनगणना को जाति के आधार पर कराए जाने की मांग बड़ी मजबूती से उठाई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाबत बात करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर समय भी मांगा है। इधर विपक्ष के नेता भी प्रधानमंत्री से जाति आधारित जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में लिखा कि देश में विकास कार्यों को समुचित गति देने के लिए नीति निर्धारण, बजट आवंटन और टीम इंडिया में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास नारे के अंतर्गत सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करने की अपेक्षित प्रगति और वास्तविक जनसंख्या की जानकारी के लिए भारत सरकार की ओर से हर साल 10 सालों में जनगणना कराई जाती है। अभी भी कोरोना लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 40,120 नए मामले सामने आ चुके हैं। देश में अभी भी 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। 585 संक्रमितों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 12 अगस्त तक देश में 52 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है।
ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी को भारत से हटाकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने वापस अमेरिका बुला लिया है। अब वे वहां पर नई भूमिका में काम करेंगे। उनका तबादला ऐसे समय पर हुआ है जब कांग्रेस और ट्विटर के बीच तकरार चल रहा है। आज ही राहुल गांधी ने ट्विटर पर कई आरोप लगाए। इससे पहले नए नियम को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच भी ठन गई थी। ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के करीब 2 साल बाद ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी को अमेरिका स्थित ट्विटर के ऑपरेशंस कार्यों के लिए बुलाया गया है। मनीष माहेश्वरी ने 18 अप्रैल 2009 को नेटवर्क 18 से ट्विटर इंडिया ज्वाइन किया था और अब वे अमेरिका में सीनियर डायरेक्टर रेवेन्यू स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशंस का काम देखेंगे। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि हम यह पुष्टि कर सकते हैं कि मनीष ट्विटर के साथ रहेंगे और नए रोल में सैन फ्रांसिस्को में सीनियर डायरेक्टर रेवेन्यू स्ट्रेटेजी के तौर पर काम करेंगे। ट्विटर की तरफ से कुछ ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं करने और कुछ ट्वीट्स को नहीं हटाने के चलते नई दिल्ली के गुस्से का उसे सामना करना पड़ा था, जिसे भारत सरकार आपत्तिजनक मानती थी। भारत सरकार के साथ ट्विटर के पिछले कई महीनों से लगातार तकरार जारी है। इसके साथ ही नए आईटी कानून लागू करने को लेकर भी ट्विटर के साथ विवाद चला आ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर ने बेंगलुरु में अपनी आहट दे दी है। बेंगलुरु में पिछले 6 महीनों में 19 साल से कम उम्र के 300 बच्चे कोरोना से संक्रमित मिले। भारत में पहले ही यह भविष्यवाणी हो चुकी है कि कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। अब बेंगलुरु में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों में संक्रमण मिलने से तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। बेंगलुरु महानगर पालिका के आंकड़े के अनुसार पिछले 6 दिन में जो 300 बच्चे कोरोना से संक्रमित मिले हैं, उनमें से 127 की उम्र 10 साल से कम है और उनका कोरोना टेस्ट 5 से 10 अगस्त के बीच में किया गया था। इसके अलावा 174 कोरोना संक्रमित बच्चों की उम्र 10 से 19 साल के बीच में है, जो पिछले 6 दिनों में पॉजिटिव मिले हैं। भारत में कोरोना का प्रसार बच्चों में उस वक्त हो रहा है जब भारत में बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन आना बाकी है। वहीं बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता ने कहा कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 6 दिनों में जितने बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं, हमने उसके डेटा को पिछले साल आए कोरोना के मामलों से मिलाया है। दोनों डेटा लगभग समान ही है। अल्मोड़ा में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। अल्मोड़ा में सुबह से ही झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में आई गिरावट से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। वहीं लंबे समय बाद हुई बारिश के चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बारिश से फसलों को फायदा होगा। वहीं सब्जी उत्पादन पर नुकसान की आशंका जताई गई है। फिलहाल मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऋषिकेश के चंद्रेश्वर मंदिर के पास 12 फुट का अजगर निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं ने जैसे ही अजगर को देखा तो लोग डर गए, जिसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वन कर्मचारियों ने अजगर को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया, जिसे वन विभाग ने जंगल में छोड़ दिया है। ऋषिकेश रेंज के क्षेत्राधिकारी महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बरसात की वजह से इन दिनों सांपों का खतरा आबादी वाले क्षेत्र में बढ़ जाता है। करीना कपूर छोटे बेटे जेह अली खान के साथ पहली बार पब्लिकली स्पॉट की गई। वो जेह को लेकर पापा रणधीर कपूर से मिलने उनके घर पर पहुंची, जहां मीडिया ने परिवार के साथ उनकी तस्वीरों को कैमरे में कैद कर लिया। इस दौरान जो खास बात थी कि करीना या फिर सैफ दोनों ने ही जेह का चेहरा छिपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। कार से उतरकर सैफ ने जेह को गोद में लिया और सीधे अंदर चले गए। हालांकि सैफ अली खान ने मीडिया के सामने रुककर कोई पोज नहीं दिया और वो जेह को गोद में लेकर सीधे घर के अंदर चले गए। लेकिन इस बीच जेह की क्यूट सी तस्वीर कैमरों में कैद हो गई। वैसे इन दिनों जेह के नाम को लेकर काफी विवाद है। दरअसल करीना ने बेटे का नाम जहांगीर रखा है, जिन्हें घर में प्यार से जेह बुलाया जाता है। हाल ही में ये खुलासा हुआ है कि जेह का पूरा नाम जहांगीर है, लिहाजा अब सोशल मीडिया पर इस नाम को लेकर विवाद हो रहा है।
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और उनकी बहन रिद्धिमा कपूर साहनी ने रक्षाबंधन से पहले ही राखी का त्योहार मनाया। कपूर भाई बहन अपनी चचेरी बहन नताशा नंदा रितु नंदा की बेटी के साथ दिल्ली में प्री राखी डिनर के लिए एक साथ आए। डिनर की एक तस्वीर नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। तस्वीर में रणबीर कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी और नताशा नंदा नजर आए। और तस्वीर को शेयर करते हुए नीतू ने लिखा, क्यूटीज प्री रक्षाबंधन डिनर। रिद्धिमा ने भी तस्वीर को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, घर पर फैमिली डिनर। रणबीर इस समय नई दिल्ली में लव रंजन के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में वो श्रद्धा कपूर के साथ नजर आएंगे। इस फिल्म से बोनी कपूर भी एक्टिंग में डेब्यू कर रहे हैं, जो फिल्म में रणबीर के पिता की भूमिका में दिखाई देंगे। और इसी के साथ एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।